ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं मिर्ज़ा यासीन बेग आप सबके सामने मौजूद हूँ और यहाँ एक खाली कुर्सी रखी है और आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं कि बेशुमार किताबें हैं। तो यकीनन आप ये तो समझ गए होंगे कि मैं किसी अदबी प्रोग्राम के हवाले से या किसी अदब पर गुफ्तगू करने के लिए आपके सामने आज हाजिर हुआ हूँ। तो बात यह है कि मुझे अदब पे गुफ्तगू नहीं करनी, बल्कि एक अदबी शख्सियत से आपको मिलवाना है। और वो अदबी शख्सियत ऐसी हैं कि जिससे मिलवाने की मैंने ख़ुद कोई कोशिश नहीं की है, बल्कि फ़ेसबुक के हवाले की वजह से बेशुमार लोगों को दुनिया में जो अच्छा अदब पढ़ते हैं, उर्दू अदब पढ़ते हैं, उर्दू अफसाने पढ़ते हैं, उर्दू शायरी पढ़ते हैं, उन्होंने मुझे जज किया कि मेरी किसी एक साहब से जो बहुत अच्छे अफसाना निगार हैं, जो बहुत अच्छे शायर हैं, इसके अलावा बहुत अच्छे नफ्सियाती उन्होंने किताबें लिखी हैं, सियासी किताबें लिखी हैं, उनसे मेरी अच्छी दोस्ती है। तो उनको जो सारी दुनिया में लोग पढ़ते हैं, उन्होंने मुझ पर दबाव डाला कि भाई आप उनके इतना करीब रहते हैं, हम तो बहुत दूर हैं और हम उनसे मिलना चाहते हैं, हम शायख हैं, हम उनकी शख्सियत के बारे में जानना चाहते हैं, हमने उनकी ये किताब पढ़ी है, कोई कहता है वो किताब पढ़ी है, कुछ कहते हैं कि भाई आप खुद बताते हैं कि उनकी 50 किताबें आ गई हैं, 25-26 उर्दू में है, 25-26 अंग्रेज़ी में हैं। तो आप उस शख्सियत से हमें मिलवाइए, एक भरपूर उनका एक इंटरव्यू होना चाहिए जिनकी उनकी तख्लीक़ात पर बात हो, उनकी शख्सियत पर बात हो। तो आपके इसी दबाव की वजह से, जो सियासी दबाव हरगिज़ नहीं है बल्कि अदबी दबाव है, उसकी वजह से आज मैं विड भी आया हूँ। तो जनाब, मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें ऐसा क्लू दे दिया है जिससे आप समझ गए होंगे कि मैं किस शख्सियत की बात कर रहा हूँ। तो आइए आप सबको मिलवाता हूँ मेरे आज के मेहमान जनाब डॉक्टर खालिद सुहेल। खालिद साहब कैसे जनाब? आदाब जनाब, आपने इतनी मोहब्बत, इतनी अपनाइयत, इतनी खलूस से इस सब चीज़ का एहतमाम किया, तो ये मेरी इज़्ज़त अफजाई है, आपकी मोहब्बत। डॉक्टर साहब, आप इसके मुस्तहिक़ हैं, बल्कि इससे ज़्यादा के मुस्तहिक़ हैं। और लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि किसी शख्सियत को जितना उसकी ज़िंदगी में एहतराम, इज़्ज़त और उसकी तख्लीक़ात की बुनियाद पर जो है उसको एक मकाम मिलना चाहिए, वो मतलब हमारा माशरा उस तरह नहीं देता, कोताहियाँ होती हैं। और फिर दूसरी बात यह कि चूँकि आप जब उर्दू में लिखते हैं तो जो उसका मंबा है हिंदुस्तान और पाकिस्तान, उससे आप दूर बैठे हैं, तो शायद उसकी वजह ये भी होती है। कुछ जो है हमारे कमर्शियल तकाजे होते हैं, कुछ हमारे पियार। बात नहीं, मुझे बहुत लोगों के ईमेल्स आते हैं, बहुत के नहीं, वो सब अपनी जगह है। तो इस वजह से मुझे बहुत खुशी हुई जब आपने कहा आप इतनी दूर रहते हैं, इतना फासला तय करके आए। बहरहाल बहुत मुझे खुशी हुई कि आपने। बिल्कुल, और ये मैंने कदम इसलिए उठाया कि बेशुमार लोग मुझे भी ये कह रहे थे कि डॉक्टर साहब से मिलवाई जाए। तो डॉक्टर साहब, मैंने उसकी तरकीब ये निकाली, जैसा कि मैंने अभी अपने जब मैं सबसे बात कर रहा था, आप यहाँ मौजूद नहीं थे, तो उस वक्त मैंने यही कहा कि आप जो है सिर्फ एक सिंफ में तो नहीं लिखते, आपने शायरी भी की है, आप शायर भी हैं, आप अफसाना निगार भी हैं बहुत अच्छे। बल्कि मुझे तो आपकी अफसाना निगारी ने जो है ना बहुत मुतासिर किया। और उसके अलावा जब आप नज़रियाती तौर पर अपनी चीज़ें लिखते हैं, सियासी तौर पर अपनी चीज़ें लिखते हैं, और जब आप नफ्सियाती तौर पे भी लिखते हैं, ठीक है ना, तो वो सारी किताबें जैसा कि मैंने जिक्र किया कि 50 से ज़ायद हैं। तो मैं चाहता हूं कि किसी तरीके से हम एक इहाता करें, ठीक है ना, एक कूजे में बंद करें। तो उसका तरीका मैंने ये निकाला, चूंकि आपकी पहली किताब शायरी की थी, और हाँ, वो इस वक्त मेरे सामने भी रखी हुई है, मैं सबको बताना चाहता हूँ कि तलाश। तो डॉक्टर साहब, जरा आप मुझे ये बताइए कि ये तलाश 1985 में आई, गालिबन 86 में छपी आपकी, 30 साल पहले। 30 साल पहले। तो पहली किताब चूंकि आपकी शायरी की आई, तो मैंने सोचा कि पहले आपकी शायरी पर बात की जाए। तो जब मैं आपकी शायरी पे बात कर रहा हूँ, तभी आपकी मैंने पहली किताब बताई, फिर एक आपकी किताब एक और आई, आज़ाद फ़ज़ाएं। ये भी मैं ज़रा लोगों को दिखाना चाहता हूँ। आज रिवाइज हो रही है आपकी सारी चीज़ें, और देखिए डॉक्टर साहब ये बैठे हैं, और डॉक्टर साहब उस वक्त कैसे थे। वो तलाश वाली तस्वीर तो और भी जी, तलाश वाली भी और पुरानी है, तो वो भी मैं दोबारा दिखा दूं जब आतिश जवान था। बिल्कुल बिल्कुल, और वाकई बहुत आतिश था उसमें। उसकी नज़में, गज़लें सब बताती है कि क्या था। तो ये दो किताबें डॉक्टर साहब की आई, और उसके बाद इन दोनों किताबों की खास चीज़ों को यकजा किया गया, और उसमें कुछ और नई नज़में और गज़लें भी शामिल की गई। तो तीसरी शायरी की किताब जो आपकी आई, वो समंदर और जज़ीरे।
ये देखिए जनाब, ये किस सन में आई थी डॉक्टर साहब? ये मेरे ख्याल 2006 की शायद, 2006 में आई थी। और इसमें देखिए अब खालिद सोहेल कैसे हैं। तो ये है। तो आज जो हम गुफ्तगू करेंगे मेरे दोस्तों, ये कोई एक टीवी का शो नहीं है, बल्कि हम चाहते हैं इसमें डॉक्टर साहब की जो तसानीफ़ हैं उनके हवाले से तमाम पहलू जितने मैं कर सका। मैं बहुत इतना बड़ा अदबी शख्सियत नहीं हूँ, बुनियादी तौर पे सहाफ़ी हूँ, लेकिन एक छोटी सी नज़र रखता हूँ, शौक़ रखता हूँ, और उसकी बुनियाद, और आपकी शख्सियत में जो मुझे जो कशिश महसूस होती है उसकी बुनियाद पर ये सारे काम हो रहे हैं। तो इसमें अगर मैं कोई चीज़ का अहाता ना कर सकूँ तो मैं पहले आपसे माफ़ी का तलबगार हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसमें आपके लिए मतलब वो चीज़ें सारी। तो डॉक्टर साहब, जब मैं ये देखता हूँ तो मैंने एक क्वेश्चनर भी बनाया जी जी, और मैंने ये आपकी किताबें पढ़ी। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं आपकी उस किताब पर जो तलाश, जी जी, ठीक है, 1986 में शाया हुई और अब तक तकरीबन इसको 30 साल हो चल, जी जी, ठीक है। तो मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि आज हम 30 साल बाद इस किताब पर बात कर रहे हैं, तो आज अगर मैं पूछूं कि इस किताब की तलाश की आपकी ज़िंदगी और तख्लीक़ात में आज क्या अहमियत है, तो आपका क्या जवाब होगा? बहरहाल मैं उसको, जैसे आपका पहला बच्चा होता है जी जी, तो उसकी जो एक एक्साइटमेंट होती है, उसकी जो खुशी होती है, वो मुझे आज तक याद है, क्योंकि मैं नया नया टोरंटो आया था और यहाँ के दोस्तों से मुलाकातें हुई थी, ख़ास तौर पे इशफाक हुसैन से। वो उर्दू इंटरनेशनल निकालते थे, मैं उनकी हेल्प करता था। तो वो तलाश जो है वो मेरा पहला एक भरपूर अदबी तारुफ था। महफिलों में तो मैं गज़लें नज़में पढ़ता था या मुशायरों में लेकिन इशफाक हुसैन की मदद से जब ये किताब छपी तो उन्होंने उर्दू इंटरनेशनल के साथ इसको सारी दुनिया में जो भी उर्दू के पढ़ने वाले थे, हिंदुस्तान पाकिस्तान, उनको भेजा और उनके खतूत आए। अच्छा। तो उसके उस वक़्त फेसबुक और इस तरह चीज़ें नहीं थी तो लोग, तो मेरे पास कहीं पढ़े होंगे, मैं कहीं तो रखे कि मुझे 20 खतूत आए, जिससे मुझे लगा कि जो मैंने चीज़ें तख्लीक की उसका जो अजनबी लोग जिनको मैं ज़ाती तौर पर नहीं जानता था, उनका जो रिएक्शन था उसने मुझे बहुत बहुत इंस्पिरेशन दी, मुझे इनकरेजमेंट दी और मुझे मज़ीद लिखने पर मतलब उकसाया। तो मैं उस तलाश, उस पहले मजमूए को अब भी जज्बाती तौर पे, चाहे उसका अदबी वैल्यू जो भी है, लेकिन जज्बाती तौर पे मुझे अभी भी मैं सोचता हूँ तो मुझे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है और मुझे एक अच्छी फीलिंग पैदा होती है। अच्छा, ये तो वो बात आपने बताई जो किताब आने के बाद आपकी फीलिंग भी, लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि क्या आप अपने आप को बुनियादी तौर पर एक शायर ही समझते हैं कि पहले आप शायरी की किताब लेकर आए? और दूसरा इसमें सवाल मैं एक और ऐड कर देता हूँ ताकि आप इकट्ठे जवाब दें। वो दूसरा ये है कि छपी तो ये 1986 में, लेकिन असल में आपकी शायरी कब शुरू हुई और इसमें किस सन से आपकी शायरी जो है वो, यानी ज़ाहिर 86 में आई है तो उससे पहले जहाँ से आपने शुरू की होगी, तो वो थोड़ा सा आप मुझे इसमें बताइए। उसका बैकग्राउंड मैं आपको बता दूं कि जब मैं पेशावर में था, पेशावर में मैं पला बड़ा और वहीं हाई स्कूल, कॉलेज, तो अफसाना, मेरे शायरी से पहले मैंने अफसाना पहले लिखा, यानी जो आपकी पहली तख्लीक थी, पहली तख्लीक थी अफसाना था। और वो एडवर्ड्स कॉलेज पेशावर के जो मैगजीन है, जी, एडवर्डियन, उसका एडवर्ड्स कॉलेज के वाले से, उसमें दस्तबोसी के नाम से मेरा अफसाना जो है, दस्तबोसी वो एक मौलवी की मुनाफिकत के हवाले से, तो मौलवी उस जमाने में भी इतने मुनाफिक थे। मुझे उनसे, चूँकि मैं थोड़ा मिनटों का सादत मिनटों का वो था मद्दा, तो मुझे जो मुनाफिकत से हमेशा एक, तो उस हवाले से मैंने लिखा था। तो जब मैं मेडिकल कॉलेज गया तो वहाँ मैंने, चूँकि आपको पता है नौजवानी में ख़वातीन हैं, उनका लड़कियाँ हैं, एक माहौल है, तो एक रोमानवी किस्म का, मेडिकल कॉलेज में को एजुकेशन भी होती थी, तो वो शायरी का शौक़, बल्कि एक मज़ाहिया सा वाक़या है, अगर आप वो तो मैं आपसे बिल्कुल आप आज हर चीज़ शेयर कर सकते हैं, वो पूरी इजाज़त। जी, हुआ ये कि हमारे एक प्रोफेसर थे, जी, फिजियोलॉजी के प्रोफेसर ज़ैनुल आबिदी, वो एक दिन बीमार थे, तो उनकी क्लास लेने के लिए एक और काजी यूसुफ साहब हमारी क्लास में आए। और उन्होंने आते ही ऐलान किया कि मैंने मुझे पढ़ाना नहीं है, लेकिन ये घंटा हमने एक तफरी और कुछ गपशप लगानी है।
तो हम क्या करें? तो एक स्टूडेंट ने कहा कि जी मुशायरा हो जाए। अच्छा। तो कहेंगे अच्छा, तो कहने लगे कि यहाँ कौन शायर है? तो मेरे एक दोस्त ने कह दिया खालिद सुहेल। तो वो तो मुझे नहीं जानते थे, तो उन्होंने कहा कि खालिद सुहेल आप खड़े हो जाएं। तो मैं क्लास में खड़ा हो गया। उनके जी आप नीचे आ जाए। तो वहाँ पर को एजुकेशन में पहली 2-3 नशिस्तों पर लड़कियाँ बैठी होती थी, नीचे सब लड़के। तो मैं अब लड़कियों के सामने आके खड़ा हो गया। अब मैंने जो तमहीद बांधी, मैंने उन्हें कहा कि रमज़ान का महीना है और लोग तरावियाँ पढ़ने जाते हैं, तो मैं भी तरावी पढ़ने गया, यू नो। और वो तरावी चूँकि इतनी लंबी होती है तो मुझे नींद आने लगी। तो जब नींद आने लगी तो मैंने तरावी के दौरान एक गज़ल लिखी। इससे अब लोग सब हंसना शुरू हो गए। तो वो मैंने उनको वो गज़ल सुनाई जिसमें जो काफिया कुछ गुलाबी गुलाबी और प्याजी प्याजी इस तरह का कुछ था। अच्छा। अब अगले दिन जब मैं क्लास में आया तो ब्लैक बोर्ड पर एक शेर उसी बहर में लिखा हुआ था कि जो वारिद हो गज़लें तरावी के अंदर तो होती नहीं वो तरावी तरावी। वाह। तो बाद में मुझे पता चला कि क्लास की तमाम लड़कियां जमा हुई और उन्होंने मेरी गज़ल के, क्योंकि वो ख़वातीन के बारे में थी, उन्होंने मिलकर एक गज़ल, एक शेर लिखा। अच्छा। और वहाँ से एक नीम मज़ाहिया किस्म का तबादला ख्याल कि मैं कुछ लिखता था एक गज़ल नज़म, तो वो उसका जवाब देती थी, वो लिखती थी तो मैं लेकिन ये बहुत ही नॉन सीरियस। और फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे लोगों ने कहा कि आप तो अच्छे शेर कह लेते हैं, आपको, तो मुझे एहसास हुआ कि मैं शेर कह सकता हूँ। तो फिर मैंने संजीदा लिखना शुरू किया और वो एक वाक़या है जो मेरा ख्याल है मेरी ज़िंदगी में शायरी के हवाले से, जिससे आपको ये बैकग्राउंड पता चलेगा। वो वाक़या ये है कि मैं 3rd ईयर में था और स्टूडेंट्स ने एक मुशायरा वो किया, अरेंज किया, लेकिन उन दिनों स्टूडेंट्स के पास पैसे ज़्यादा नहीं होते हमेशा से। हाँ, तो वो कोई 2-3 हज़ार रुपये थे उस ज़माने में। तो हमें उस वक़्त पता चला, जो ऑर्गेनाइज़र्स थे, कि आप अब हैरानी होती है, आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि उस वक्त भी 72-73 में जो पाकिस्तान के उर्दू के शुरा थे उनको बुलाने के लिए उनका एक ऑनरेरियम होता था। तो हमें पता चला कि भाई अहमद फराज और जोश और हफीज़ ये 1000 रुपये लेते हैं। अच्छा। अहमद अदीम कासमी 500 लेते हैं। अच्छा। और ये जो मोहसिन हसन, खातिर गजनवी, फारिग बुखारी ये 200 लेते हैं। ये वो ये 70s की बात, ये 70s की बात। तो हम स्टूडेंट्स से फराज साहब के पास गए। अच्छा। आर्ट्स काउंसिल के डायरेक्टर होते थे और आर्ट्स काउंसिल पेशावर के, तो हमने कहा कि भाई आप, हमें पता चला है कि आप 1000 रुपये आपका ऑनरेरियम है, लेकिन हम स्टूडेंट्स हैं तो हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन आपको बुलाना चाहते हैं। और मैं सच कहूँ कि फराज साहब ने बड़ी मोहब्बत से, बड़ी अपनाइयत से कहा आप बेफिक्र रहें, मैं ज़रूर आऊँगा और गज़लें सुनाऊँगा। और वो आए और उन्होंने एक पैसा कुछ नहीं कि नौजवानों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। ये मैं आज तक उनकी इस बात को मैं उसकी कदर करता हूँ कि उन्होंने उसको कारोबार ये इस हवाले से। तो वो जो जजेस थे, कासमी साहब, मोहसिन हसन, अहमद फराज, ये जजेस थे। तो स्टूडेंट्स का जब मुशायरा हुआ तो उसमें जब मेरा नाम आया तो मैंने एक नज़म लिखी थी, सुर्ख दायरा। तो आप यकीन करें यासीन बेग साहब के हॉल में कोई 500-700 स्टूडेंट्स हैं, मेरा नाम पुकारा गया। जी जी। मैं वॉक करके स्टेज पर गया, बिल्कुल, पिन ड्रॉप साइलेंस। अच्छा। मैंने नज़म पढ़ी, पिन ड्रॉप साइलेंस। अच्छा। मैं वापस आके बैठ गया, पिन ड्रॉप साइलेंस। अब मैं हैरान परेशान कि ये क्या हो गया। और जब इनामात का ऐलान किया गया तो वो जनाब वो क्या उसको कहते हैं, कंसोलेशन प्राइज, 3rd प्राइज, 2nd प्राइज, जब उन्होंने कहा 1st प्राइज खालिद सुहेल। अच्छा। उस वक़्त तमाम जो ना हॉल ने तालियां बजाई, तो मुझे फिर खुशी हुई। अगले दिन मैं फिर फराज साहब के ऑफिस गया, तो मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने मुझे कहा कि मैं उर्दू और अंग्रेज़ी और फ़ारसी अदब पे नज़र रखता हूँ, लेकिन ये जो नज़म है, इसका जो मौजू है, इसका जो कंटेंट है, ये मेरी नज़र से कभी, तो तुमने ये कैसे लिखी? तो मैंने उन्हें कहा कि मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मैं लेबर रूम में काम करता हूँ औरतों के मसाइल पे, तो ये उस हवाले से है। तो वो उन्होंने मुझे बहुत इनकरेज किया। और बाद में आरिफ अब्दुल मतीन जो मेरे चचा हैं, उन्होंने भी बहुत मुझे इनकरेज किया। तो यहाँ से मेरे, तो ये 73 से, मैं ये कह रहा हूँ 73 से 85 तक जो 12 साल की चीज़ें मैंने लिखी थी वो तलाश में। अच्छा, चूँकि यहाँ जिक्र आया सुर्ख दायरे का, और मतलब आपने जिस तरह इसको बयान किया वो उस वक्त जो कुछ हुआ,
तो लोगों, जो हमारे आज के रीडर्स हैं, उनमें बड़ी वो होगी कि भाई उस वक्त दायरा क्या है, क्या नज़्म है। तो ये किताब में मौजूद है तलाश में, क्या आप इसको पढ़ सकेंगे? मैं आपको फिल वक्त अपना चश्मा दे देता हूँ अगर आप पढ़ना चाहें। नहीं, कोई बात नहीं। तो ये जैसे मैंने कहा कि ये जो मेरे लेबर रूम के जो तजुर्बात थे, ख़वातीन की जो स्ट्रगल्स थी, उस हवाले से, तो ये सुर्ख दायरा, ये नज़्म ऐसे है कि आज 17 हुई और मैं सोच में पड़ गई, सैकड़ों वसवसे सांप बनकर मेरे जहन को आज डसते रहे, मैं परेशान और हैरान थी, क्या मैं मानूँ इसे या न मानूँ इसे। सुबह से कुछ अजब सी तजब्जुब की थी कैफियत, और मैं बहकी सी सोचों में गुम, अपने घर सारा दिन सख्त झुंझलाई फिरती रही, और फिर तीसरे पहर कमरे में दाखिल हुई, कांपते हाथ से साले 9 के कैलेंडर का जब एक वरक मैंने उल्टा तो देखा, गुज़श्ता महीने की 13 ही तारीख को सुर्ख एक दायरा था अहाता किए, लेकिन इस मर्तबा जाने क्या हो गया, एक अजब सी खलिश और एक कपकपी खौफ की मेरे सारे बदन में सरायत हुई, और फिर मैं तो सोचा ही कि आज 17 हुई। वाह। तो ये मुझे खालिस जो है ये औरतों के हवाले से शायरी है, क्योंकि इसमें मैंने कोई जिक्र नहीं किया डायरेक्टली, इनडायरेक्ट था बिल्कुल, कि अब वो औरत है और उसको हैज़ नहीं हुआ, पीरियड्स नहीं आए, और उसको शक है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं हूँ। तो मुझे पहली दफ़ा ये एहसास हुआ कि शायद लोगों को मेरी बात समझ नहीं आई या ये मौजूद समझ नहीं आया। तो मैं थोड़ा सा, पहला नया शायर था, नया था, तो मुझे थोड़ा सा एक खौफ सा, आपको ना एक हेजिटेशन होती है, लेकिन बाद में जो उसका फराज साहब ने जो फीडबैक दिया, फिर मेरी बहुत मुझे खुशी हुई। और आप ये भी देखें कि लाशऊरी तौर पे जो मैं है वो औरत है। ये बाज़ लोग मुझसे पूछते हैं कि मैंने मतलब शऊरी तौर पे कोशिश नहीं की थी, इसी तरह आई और मैंने इसी तरह कह दी। तो ये बिल्कुल आपकी इब्तदाई नज़्मों से एक है। अच्छा, इस दौरान आपने गुफ्तगू में एक चीज़ शेयर की, तो मैं चाहूँगा कि उसकी भी थोड़ी सी वजाहत हो जाए, क्योंकि ये भी हमारे भाषा के एतबार से बड़ी अनोखी सी चीज़ है, और आप इसको लेके जा रहे हैं 1973 की बात कर रहे हैं कि आप लेबर रूम में काम किया करते हैं। किसी मर्द का लेबर रूम में काम करना, और वो भी पेशावर में, तो थोड़ा सा इस पर तफसील डालिए, ये कैसे हुआ? हाँ, ये जो है ना, जो स्टूडेंट्स को वैसे तो लाजमी था कि आप कुछ डिलीवरीज अटेंड करें, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि स्टूडेंट लाइफ के बाद जब मैंने हाउस जॉब किया, अच्छा, तो वो भी मैंने गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स में किया, जनाना अस्पताल पेशावर में। और जब मैंने अप्लाई किया तो वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर थे, उन्होंने मुझे अपने दफ्तर में बुलाया। अच्छा। मैं वहाँ गया, मुझे कहते आप डॉक्टर सुहेल हैं? मैंने कहा जी हाँ। आपने जनाना अस्पताल में अप्लाई किया? मैंने कहा जी हाँ। कहने लगे डॉक्टर खालिद सुहेल, ये लेडी रेडिंग हॉस्पिटल 75 साल से चल रहा है, आज तक किसी मर्द ने जनाना अस्पताल में हाउस जॉब नहीं किया। बिल्कुल। तो मैं आपको पता, नौजवान था तो थोड़ा सा आपके अंदर एक थोड़ी सी होती है, करेज होती है उसमें, हाँ, मतलब है वो जो आप जो बातें शायद नहीं कहनी चाहिए, वो भी कह देते हैं। तो मैंने उनको, अब मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, लेकिन मैंने उन्होंने कह दी कि क्या इसका ये मतलब है कि अगले 75 साल भी कोई हाउस जॉब नहीं करेगा कोई मर्द? तो वो कहने लगे नहीं, आप बुरा मान गए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये पेशावर है, पठान औरतें हैं, ये तो मर्दों से बहुत दूर रहती हैं, तो ऐसा ना हो कि आपके ख़िलाफ़ कोई एहतजाज और ये हो। तो मैंने कहा देखा जाएगा। तो खुशकिस्मती से जो डॉक्टर शमी मजीद थी, जो हमारी प्रोफेसर, जब इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। ना सिर्फ एक्सेप्ट किया, बल्कि वहाँ एक जो नर्स थी, हेड नर्स, उसको बुलाया और कहा कि ये स्टूडेंट आए हैं और ये हाउस जॉब यहाँ पे करेंगे, तो आप इनकी मदद करें। अच्छा। तो वो क्या करती थी, वो पहले मरीज़ा से बात करती थी कि एक डॉक्टर, मेल डॉक्टर है, और वो आपको एग्जामिन करेंगे, और अगर वो कुछ थोड़ी सी हेजिटेंट होती थी, हिचकिचाती थी, तो वो पश्तो में एक जुमला कहती थी। अच्छा। और वो था कि डॉक्टर दे सड़े न दे, मतलब है कि ये डॉक्टर है, मर्द नहीं। अच्छा। और अक्सर औकात ख्वातीन जो है वो मान जाती थी। अच्छा, तो जब ये जुमला कहते थे, जी जी, तो आप पे कोई उस पे, मतलब ये तो हमारे हाँ, वो मुझे बाद में जब 4 महीनों के बाद मुझे ऐसे मतलब कि मैंने कहानी लिखी हुई जो कभी पब्लिश नहीं हुई, कि उसका जो किरदार है, मेल किरदार, कि वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो मर्दानगी है वो मुतासर होनी शुरू हो जाती, यू नो। तो वो एक कैफियत थी,
लेकिन 6 महीने के बाद फिर मुझे खुद एहसास हुआ, वो शायरी के हवाले से तो बहुत रिच एक्सपीरियंस था, लेकिन अमली तौर पे मुझे लगा कि मतलब है कि मैं 6 महीने तो मैंने कर लिया, बल्कि मैंने सैकड़ों डिलीवरीज की, सिजेरियन सेक्शन किए, इस तरह के ऑपरेशंस किए कि, लेकिन मैंने उसको ऑब्स्टेट्रिक्स को एज ए पेशा फिर इख्तियार नहीं किया। मैंने फिर साइकाइट्री को उसके जो उसी वक्त फैसला किया था या उसके बाद जो मेरा सेकंड ऑप्शन थी। अच्छा, वो सेकंड। हाँ, क्योंकि मैंने डॉक्टर शमी मजीद से कहा कि मुझे नफ्सियात का भी बहुत शौक़ है। तो वो क्या करती थी कि वो जो विमेंस वार्ड में जिनको पोस्ट पार्टम डिप्रेशन हो या एनजाइटी हो, तो वो मरीज़ स्पेशली एग्ज़ामिन करने के लिए देती। तो मेरे लिए वो पेशावर में ज़नाना अस्पताल में 6 माह हो, और फिर जब मैं अगले 6 माह मेडिसन में मैंने हाउस जॉब किया, तो उसमें भी उन्होंने फिर मुझे फीमेल वार्ड में लगा दी। उन्होंने कहा कि इसको आदत है, ये प्रैक्टिस कर रहा है। और फिर जब मैं ईरान गया तो वहाँ भी मैं बच्चों के हॉस्पिटल में काम करता था, वहाँ भी ज़्यादा ख़वातीन होती थी। और अब जब मैं साइकाइट्री इतने सालों से कर रहा हूँ, वो भी आपको ये बात सुनकर हैरानी होगी कि मेंटल हेल्थ में भी 80% मरीज़ औरतें, ख़वातीन। मर्द साइकाइट्रिस्ट को जाके मतलब मगरब में भी वो हिचकिचाते हैं ज़्यादातर। तो इत्तेफाक से ख़वातीन का इलाज, उनका मुआलिज होना और उसका असर जो आपको मेरी शायरी और अफसानों और अदब पे उसका काफ़ी असर है, क्योंकि मुझे और मुझे लगता है शायरी पे ज़्यादा है, क्योंकि उन दिनों आप शायरी पे ज़्यादा जोर दिया करते थे। तो यहाँ से वो शुरू हुआ और कोई 10-12 साल के बाद उन चीज़ों को जमा किया और फिर वो जो तलाश की आप बात कर रहे थे। अच्छा, तलाश की जो शायरी है और जो किताब की जो तदवीन है और जो चीज़ें उन पर जब हम गुफ्तगू करेंगे वो हम थोड़ी देर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक बात और आपसे पूछना चाहता हूँ। वो ये पूछना चाहता हूँ कि उस वक्त जो है, जिस वक्त ये किताब शाया हुई है, तो टोरंटो की अदबी फ़ज़ा क्या थी? क्योंकि यहाँ टोरंटो में शाया हुई, ठीक है, कौन कौन लोग शायरी कर रहे थे? अच्छा, किताब शाया करने का आपको क्यों ख्याल आया? उस वक्त तक बहैसियत शायर आप कनाडा और पाकिस्तान में कितने मकबूल थे शायर की हैसियत से? ये मुझे थोड़ा सा मतलब यहाँ का मैं उस वक्त का एक देखिए, टोरंटो आने से पहले मैं यहाँ एक सूबा है न्यू ब्रंसविक, वहाँ बतौर साइकाइट्रिस्ट के काम करता था। यहाँ हमारे एक दोस्त मंसूर हुसैन हैं, आजकल मॉन्ट्रियल में। उन दिनों वो फ्रेडरिक्टन में रहते थे। मैं उनसे मिलने गया, वो भी शायरी करते थे। उनकी मेज़ पे मैंने उर्दू इंटरनेशनल रिसाला देखा। अच्छा। मैंने उनसे पूछा, ये आपको कहाँ से मिला? वो कहने लगे, मैं कराची से आया था और किसी ने मुझे एक तोहफ़ा दिया कि आप जाके बज़मी साहब को दें। अच्छा अच्छा। वो जब बज़मी साहब से मिलने गए तो वहाँ उनको बज़मी साहब ने बताया कि ये इशफाक हुसैन उनके दामाद हैं, वो उर्दू इंटरनेशनल निकालते हैं। तो वो जब उर्दू इंटरनेशनल लेकर आए तो मुझे वो रिसाला बहुत अच्छा लगा, उसमें नॉर्थ अमेरिका के, यूरोप के। तो मैंने उनको, इशफाक को, एक गज़ल और एक अफसाना भेजा। अच्छा। उन्होंने वो अफसाना पाकी के नाम से जो था वो उन्होंने अपने रिसाले में छापा और मेरी गज़ल छापी। और वो कहने लगे कि आप कभी टोरंटो आए तो मुझसे मिले। तो मैं उनसे मिला। उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ राइटर्स फोरम है और यहाँ आप आ जाएं। तो मैं फिर 84 में, तो सच्ची बात यह है कि मैं पेशावर से जब निकला, पेशावर में तो शायरी, न सिर्फ शायरी की बल्कि वहाँ सीना जो रिसाला था अदबी, उसका मैं एडिटर भी था। अच्छा। उर्दू सेक्शन। अच्छा। लेकिन उसके बाद कोई 6 साल, 4 साल न्यूजीलैंड में, 1 साल ईरान में और 1 साल 2 साल न्यूजीलैंड, 6-7 साल तक मैं बिल्कुल अदबी माहौल से कटा रहा। अच्छा। तो टोरंटो आने के बाद जब मेरी यहाँ दोस्तों से मुलाकात हुई तो उस वक़्त आबिद जाफरी, नुज़रत सिद्दीकी, जमाल ज़ुबैरी, अख्तर आसिफ, ये बहुत से यहाँ पर वो थे। जो टोरंटो आने का एक और फ़ायदा ये हुआ कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान से बहुत से लोग, बहुत से शायर आते थे। एक वाक़या आपको बताऊं जिससे आपको अंदाज़ा कि इशफाक ने कहा कि 4 शायर आ रहे हैं। अच्छा। अमजद इस्लाम अमजद, परवीन शाकिर, अली सरदार जाफरी और जमीलुद्दीन अली, और इनका एक ऑल ओवर कनाडा एक टूर होगा, तो तुम मेरे साथ चलो। सही। तो वो मेरा पहला एक जो है वो एक तजुर्बा था। और मैं मॉन्ट्रियल गया, वैंकूवर हम गए, एल्बर्टा गए वगैरह, मुख्तलिफ शहरों में। बल्कि वहाँ मैंने एक कथा पढ़ा जिसकी वजह से बाद में मैं इतना बदनाम हो गया। उन्होंने कहा कि आप
को शहर में मुझे विनीपेग से ब्लैक लिस्ट कर दिया गया, क्योंकि मैंने उस मुशायरे में उन्होंने कहा कि ये नौजवानों को गुमराह कर रहा है। वो कथा मैं आपको सुना देता हूँ कि सरसरी बात करने आई थी, एक कयामत अजीब ढाके गई। सरसरी बात करने आई थी, एक कयामत अजब ढाके गई, अजीब ढाके गई। शाम की चाय पीने आई थी, सुबह का नाश्ता वो खा के गई। वाह। तो ये जो है ना, शाम की चाय पीने आई थी, सुबह का नाश्ता वो खा गई, ये लोगों को, ये मेरे उन शेरों में से जो बहुत मकबूल भी हुआ, जिससे मैं मतलब खुशनाम और बदनाम दोनों, तो बहरहाल। लेकिन सच्ची बात यह है कि उससे पहले लोगों की निजी महफिलों में और वैसे मुशायरों में मैं थोड़ा बहुत जाता था, लेकिन मेरा छपने से पहले कोई ज़्यादा तारुफ नहीं था, अदब की दुनिया में नहीं था। तो तलाश मेरा जो है, लेकिन ये कितनी बड़ी बात है कि अहमद फराज आपकी तारीफ कर चुके थे। हाँ, वो मतलब है कि वो अब आरिफ साहब और अहमद फराज ने मेरी बहुत हौसला अफजाई की थी। लेकिन मैं, सच्ची बात यह है कि मिजाजन थोड़ा सा शर्मीला, मतलब मैं